Hello everyone, my name is Sukanya Sharma and I welcome you all to SSC Elite Classes. हम पॉलिटी के एमसीक्यूज की सीरीज कर रहे थे, है ना। एक लेक्चर हम कर भी चुके हैं, तो आज हम दूसरा लेक्चर करेंगे पॉलिटी का ही। इसमें भी हम पार्ट 1 और पार्ट 2 को ही कवर करेंगे, और मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग 1 और भाग दूसरा वो कवर करेंगे। और इसके बाद हमारा साथ साथ में मौलिक अधिकारों वाला जो संविधान का भाग 3 में आता है, वो वाले लेक्चर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसके बाद हम मौलिक अधिकारों के क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो करते हैं अपना पहला क्वेश्चन फटाफट से। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, नए राज्यों के गठन और मौजूद राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में विचार करें कि अगर हमें नया राज्य बनाना है या ऑलरेडी नया राज्य हमारे देश में है, उसके रिगार्डिंग कुछ हमें बदलाव करने हैं, सीमाओं का परिवर्तन करना है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या क्या ऑप्शन दिए कि संसद किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है, बढ़ा सकती है, बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है ना। सही बात है। संसद किसी भी राज्य का क्षेत्रफल कम कर सकती है, हाँ ये भी सही बात है। संसद किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन नहीं कर सकती, नहीं, ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा है। जब आप यूनियन एंड इट्स टेरिटरी भाग पहला जो था संविधान का, अगर उसका आप लेक्चर देखोगे तो उसमें हमने पढ़ा हुआ है कि संसद किसी भी सीमा में भी परिवर्तन कर सकती है। तो ये तो हमारा जो है गलत ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चौथा क्या दिया, संसद किसी भी राज्य का नाम नहीं बदल सकती। ये तो बिल्कुल ही गलत है। ये तो पढ़ते ही आपको लग रहा है हमारे सामने आए दिन कुछ कुछ नाम चेंज होते रहते हैं, है ना। तो तीसरा चौथा तो गलत है। तो इसका सही कौन सा, पहला और दूसरा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। संविधान, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है किस चीज से? 8वीं अनुसूची में क्या दिया हुआ है? अच्छा, पहले तो आप मुझे ये बताएं कितनी अनुसूचियां हैं भारत में, ओरिजिनली कितनी थी? ओरिजिनली, जब मैं ओरिजिनली कहती हूँ तो उस चीज का क्या मतलब है कि 26 नवंबर 1949 में जब संविधान को पास कर दिया था, अभी इनैक्ट नहीं किया था, ये नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था, जब उसको पास कर दिया था, तो ओरिजिनल संविधान में कितने हमारे अनुसूचियां दी हुई थी? तो उस टाइम पे थी हमारे पास 8 अनुसूची। और अभी प्रेजेंट में कितनी है? प्रेजेंटली हमारे पास कितनी अनुसूचियां हैं? 12, ठीक है। तो 8 शेड्यूल्स थे, अभी 12 शेड्यूल्स है। अब देखते हैं फंडामेंटल राइट्स, ये कौन सी किसी अनुसूची में आता है? नहीं, ये तो भाग में आता है। संविधान कौन से भाग में आता है? भाग 3 में। कौन से भाग में? तीसरे भाग में, अनुच्छेद 12 से 36 के बीच, 35 के बीच में, सॉरी, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस या फंडामेंटल ड्यूटीज, ये किस भाग में आती है? वैसे ये अभी हमने लेक्चर्स में किया नहीं है, लेकिन ये डीपीएसपी के बाद राज्यों के लिए नीति निर्देश के भाग के बाद अगला ही इसका होता है। पार्ट 4A में आती है आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य। ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है आती हैं, ये क्योंकि हम कर चुके हैं। अनुसूची 8वीं, 8th शेड्यूल जो था, 8वीं अनुसूची थी, इसमें आती है हमारी भारतीय भाषाएं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। और कितनी है प्रेजेंटली हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस? है 22, ठीक है। जरूर याद रखना कितनी लैंग्वेजेस हैं, कौन सी अनुसूची में आती है, प्रेजेंटली कितनी अनुसूचियां हैं, ओरिजिनली कितनी अनुसूचियां थी, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आते हैं। Who among the following has executive powers to administrate in union or establish new states? कि निम्नलिखित में से किसके पास किसी राज्य को संघ में शामिल करने का, नया राज्य स्थापित करने का कार्यकृत शक्ति है? तो ऐसा कौन कर सकता है? ये पावर जो है संविधान ने संसद को दी। संसद
किसी भी राज्य को बना सकती है, राज्य कम कर सकती है, बढ़ा सकती है, उसका नाम बदल सकती है, जो भी चेंजेस करने हैं कर सकती है। और ये सब बातें कौन से आर्टिकल में लिखी है? आर्टिकल 1 से 4 के बीच में, जो कि हमारा भाग पहला है। भाग 1 है हमारे संविधान का, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, ठीक है जी, आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, क्या लिखा है पहले अनुच्छेद में? पहले अनुच्छेद में लिखा है इंडिया, दैट इज इंडिया जो कि है भारत। हमने पढ़ा था कि संविधान सभा में बहुत तरह के कुछ कुछ लोग थे, किसी ने कहा कि कुछ मॉडर्न लोग थे, उन्होंने कहा हम रखेंगे इंडिया। कुछ लोग थे थोड़े ट्रेडिशनल, वो कह रहे थे हम रखेंगे आर्यव्रत। ये कुछ लोग थे हम रखेंगे भारत। ठीक है, कुछ लोग थे हम रखेंगे हिंदुस्तान। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे नाम थे, हिंदुस्तान भी अच्छा है, भारत भी अच्छा है, इंडिया भी अच्छा है ना। तो उन्होंने दो नाम चूज किए, मॉडर्न एक ट्रेडिशनल, और क्या बोला कि हम बोलेंगे इंडिया, that is Bharat is a union of state। ये हम पढ़ भी चुके हैं। और यूनियन और फेडरेशन का देखो, ऑप्शन में आपका फेडरेशन भी दिया है, ग्रुप भी दिया है, कॉन्फेडरेशन भी दिया है या यूनियन भी दिया है। तो यूनियन और फेडरेशन में क्या होता है डिफरेंस? जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो है फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, ये अलग अलग जो है 13 उनके राज्य थे जब वो बने थे, 50 हैं अभी। तो ये सारे मिल गए, उन्होंने क्या किया, यूनाइटेड स्टेट्स, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, यूनाइटेड। यूनाइटेड है वो। ठीक है, आके साथ में उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन करके एक फेडरेशन बना दी। ठीक है, लेकिन भारत कैसा है? भारत से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता, भारत एक माला में जुड़ा हुआ है। ठीक है, कोई राज्य ऐसा नहीं है कि आज मेरा मन कर रहा है कि मैं छोड़ दूं भारत और मैं एक अलग कंट्री बन जाऊं, तो ऐसे नहीं हो सकता, इनडिस्ट्रक्टिबल है। ठीक है, तो भारत क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट या राज्यों का संघ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संसद को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक प्रावधान के तहत नया राज्य बनाने की शक्ति है? Parliament has the power to create new states under which of the following constitutional provision? Has the power to create new states, कि नया राज्य बनाना हो तो वो कौन से आर्टिकल में दिया? आर्टिकल 1 में क्या है? आर्टिकल 1 में यूनियन में क्या है कि भाई यूनियन ऑफ इंडिया इज अ यूनियन। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स आर्टिकल 1 में दिया है। 2 में और 3 में क्या दिया है? 2 में दिया है कि आप कोई नया स्टेट क्रिएट कर सकते हो, फॉर्म कर सकते हो, एस्टेब्लिश कर सकते हो। 3 में क्या दिया है? आप उन राज्यों को फॉर्म करने के बाद उसका नाम भी बदल सकते हो। 4 में क्या दिया है कि 3 या 2 या 3 में अगर आपको कोई भी चेंजेस करने हैं उसके लिए आपको संविधान को पूरा बदलने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको आर्टिकल 368 को यूज करने के लिए जरूरत नहीं है, जो कि कौन सा आर्टिकल है? भाग 20 है हमारे संविधान का, और आर्टिकल 368 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी कंट्री से लिया हमने सोर्स? अमेंडमेंट जर्मनी से लिया है ना। तो इसका क्या होगा आंसर? अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में है कि आप नया स्टेट क्रिएट या फॉर्म कर सकते हो, तो आंसर क्या होगा? सेकेंड। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स। नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए बहुमत की आवश्यकता होती है, पर वो बहुमत किस तरह की होनी चाहिए? बहुमत भी हमारे पास अलग अलग तरह की होती है, सिंपल होती है, 2/3 होती है, 3/4 नहीं है हमारे पास, 2/3 प्लस रेटिफिकेशन, ये तो है। ठीक है, तो सिंपल होती है कि मान लो आज संसद की मीटिंग में आए हैं 60 लोग, तो इन 60 लोगों से बहुमत कैसे निकालेंगे कि आधे से ज्यादा होनी चाहिए ना। तो 30 हो गए, इसका आधा प्लस 1, मतलब अगर 31 लोगों ने अगर किसी चीज के लिए हाँ कर दी तो ये सिंपल मेजोरिटी है कि जितने लोग प्रेजेंट है और उनकी मेजोरिटी, ये है सिंपल मेजोरिटी, सरल। तो नए राज्यों के निर्माण के लिए हमें सरल मेजोरिटी से
हम जो है बहुमत चाहिए होती है। ये बात कौन से अनुच्छेद में लिखी है? ये बात लिखी है अनुच्छेद नंबर 4 में, कि आप सिंपल मेजोरिटी से संशोधन कीजिए। आपको संशोधन करने के लिए आपको जो है आर्टिकल 368 नहीं करना है, सिंपल से सरल जो बहुमत ले आइए। 2/3 होते हैं हमारे, थोड़ी स्पेशल मेजोरिटी का पार्ट है ये कि उसमें 2/3 मेजोरिटी चुनी जाती है। 3/4 तो कुछ नहीं है। और सभी राज्यों के अधिकार, जब हमें किसी दूसरे देश को अपना राज्य देना होता है, कोई जगह जो है भारत की जगह है, और जो जगह हमने मान लो बांग्लादेश को दी थी, है ना, कौन सा अमेंडमेंट था ये? 100th अमेंडमेंट था। तो उसमें क्या बात की थी इन्होंने कि कुछ हिस्से थे जो भारत के बांग्लादेश में गए थे, ठीक है। तो उसमें सिंपल ये वाली चलती है कि 2/3 मेजोरिटी भी चाहिए, और साथ में आपको जितने राज्य हैं आधे राज्यों का हाँ चाहिए कि हाँ आप ये हिस्सा भारत का दे दो, क्योंकि राज्य भी भारत के हिस्से हैं, है ना। ये बात हमें कहाँ से निकल के आई थी? बेरूबारी बेरूबारी यूनियन केस से, बेरूबारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस से ये बात आई थी। और 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये बात आई थी, ठीक है। बेरोबारी केस क्या था? ऊपर ऊपर से बताती हूँ, अभी क्योंकि क्वेश्चन करें तो फिर फ्लो खराब हो जाएगा। तो बेरोबारी केस क्या था कि कुछ भारत के हिस्से थे और कुछ बांग्लादेश के हिस्से भारत में थे, भारत के हिस्से कुछ बांग्लादेश में थे। पुराने टाइम में राजा वगैरह क्या होते थे कि वो चौसा खेलते हैं, कुछ ऐसे ऐसे गेम्स खेलते हैं, तो सत्ते में या सत्ते में अपने कुछ राज्य की, ठीक है, ये मैं राज्य लगाता हूँ, ठीक है, गेम के लिए, और फिर वो हार जाते थे। तो ऐसा क्या हुआ कि भारत के जो राजा थे उसने यहाँ बांग्लादेश में कई जमीनें जीती हुई थी, तो वो भारत के टेरिटरीज थी, और बांग्लादेश के भी कुछ कुछ टेरिटरीज भारत में थी जो वहां के राजा ने जीती थी पुराने टाइम में। तो वो अभी तक भी ऐसा चला था, और ये चीज जो है सॉर्ट नहीं हो पा रही थी कि कैसे इस चीज को सॉल्व करेंगे। तो फिर आता है हमारा ये चीज कैसे सॉल्व हुई थी बेरोबारी केस में। और भारत की कुछ, मेरे को लगता है, एनक्लेव्स, एनक्लेव्स नाम यूज होता था, क्या बोल रही हूँ मैं, एनक्लेव मतलब एरियाज, कुछ कुछ एरियाज जो भारत के थे वो थे अराउंड 7,000 के अराउंड। ये पूरा एग्जैक्ट नंबर तो नहीं है, 7,000 के अराउंड एनक्लेव्स थी जो कि थी भारत की बांग्लादेश में। और इसके साथ बांग्लादेश की कितनी थी? अराउंड 2,500 एनक्लेव्स थी जो बांग्लादेश की थी। तो किसका राजा ज्यादा तेज था बताइए मुझे? भारत का राजा ज्यादा तेज था ना, उसने कितने सारे एरियाज जीते थे 7,000 के अराउंड। तो ऐसे करके भारत ने कहा कि ठीक है, आप ये एरिया जो बांग्लादेश में बांग्लादेश रख ले, और जो बांग्लादेश का एरिया भारत है वो भारत की टेरिटरी में। तो फिर ऐसे करने लग गए। तो जाके ये बात आई थी कि अगर भारत का कोई हिस्सा कहीं बाहर जा रहा है तो स्टेट से भी पूछा जाए, ठीक है, इसलिए हाफ ऑफ द स्टेट्स की सहमति भी ली जाए उस चीज में, ठीक है। फिर आता है हमारा अगला क्वेश्चन जो कि है भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है, कि एडमिनिस्टर कौन करता है, यूनियन टेरिटरीज को एडमिनिस्टर कौन करता है? आर्टिकल 1 में हमने 3 तरह की टेरिटरीज पढ़ी थी, या टेरिटरीज ऑफ इंडिया में हमने 3 तरह की पढ़ी थी। एक तो यूनियन, एक यूनियन टेरिटरीज, और जो एक्वायर करेंगे, जो हम फ्यूचर में ले सकते हैं, अगर किसी से गिफ्ट ले रहे हैं किसी देश से, या हम वॉर के थ्रू एक्वायर कर रहे हैं, तो ये 3 तरह की टेरिटरीज आती थी, ठीक है। तो कौन एडमिनिस्टर कर सकता है यूनियन टेरिटरीज को? वो करता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट डायरेक्टली नहीं, प्रेसिडेंट हर यूनियन टेरिटरी में अपना एक एडमिनिस्ट्रेटर रखता है, ठीक है, जितने भी आपकी यूनियन टेरिटरीज हैं। और ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरीज हैं, ऐसे कौन से केंद्रीय शासित प्रदेश हैं जहां पे जिनकी अपनी जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल है? ऐसी 2 यूनियन टेरिटरीज है हमारे पास, नाम बताइए मुझे, कौन सी थी? दिल्ली और पुडुचेरी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन करते हैं। नया राज्य बनना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन होगा? अनुसूची, कितनी अनुसूची थी टोटल? अनुसूची को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शेड्यूल्स। तो हमारे पास कितने शेड्यूल्स थे? ओरिजिनली हमारे पास 8 थे और आज के टाइम पे हमारे पास कितने हैं? 12 हैं। ठीक है, तो अगर हमें पहले ही ये चीज जो नए स्टेट्स बनने हैं या जितने भी भारत का टेरिटोरियल एक्सटेंट है, ये जितने भी भारत के स्टेट्स हैं, ये सारी चीजें कहाँ लिखी हैं? पहली अनुसूची में लिखी है। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल में बात होती है यूनियन के जितने भी स्टेट्स हैं भारत के। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया? ये वाला जवाब मुझे आप देंगे, ये तो हम बहुत बार कर भी चुके हैं और ये आपको ऐसे भी पता ही होगा, पता होना भी चाहिए कि इसका सही आंसर में क्या है। जितने भी ऑप्शंस हैं, 29 स्टेट्स हैं या 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, 28 स्टेट्स हैं या 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, या 30 स्टेट हैं या 6 यूनियन टेरिटरीज है? इसका आंसर मुझे आप दोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? तो क्या हुआ था कि दिल्ली भी एक यूनियन टेरिटरी था, है ना, और उसका नाम बदल दिया और उसको क्या नाम दे दिया? नेशनल कैपिटल रीजन। बोलते हैं ना एनसीआर दिल्ली में ये बदलाव हो गया, एनसीआर दिल्ली का ये एटमोस्फेयर का AQI बढ़ गया, घट गया, जो भी है ना। तो ये नाम जो नेशनल कैपिटल रीजन है, ये नाम कौन से संशोधन से आया है? ये आया है 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि हुई थी 1991 में। ठीक है, याद रखना, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, which of the following is correct chronological order of formation of following states? भारतीय संघ के पूर्ण राज्यों के रूप में राज्यों का गठन किस क्रोनोलॉजी में हुआ है? कौन सा राज्य पहले बना, कौन सा कब बना? ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या है? सिक्किम कब बना था? 1975 में। अरुणाचल प्रदेश कब बना था? 1987 में। नागालैंड कब बना था हमारा? नागालैंड बना था हमारा 1963 में। और हरियाणा कब बना था? 1969 में। तो इसके हिसाब से क्या सही होगा आंसर? सबसे पहले बना हमारा नागालैंड, तो एक ही ऑप्शन में, दो ऑप्शन में नागालैंड भी, उसके बाद बना हमारा हरियाणा, तो ये एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वो क्या करता है? कैसे खो देगा? कैसे सिटीजनशिप नागरिकता लूज होगी भारत के नागरिक की? क्या कर सकता है? या तो वो खुद छोड़ सकता है, खुद नागरिकता त्याग कर सकता है, या उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिनाउंस कर सकता है अपनी नागरिकता। ठीक है, ऐसे छोड़ सकता है, या वॉलेंट्री एक्वायर कर सकता है ऑफ अनदर सिटीजन, अनदर कंट्री। किसी, मैं अगर दूसरी कंट्री की नागरिकता मैं अपना लेती हूँ तो मेरी नागरिकता भारत की खुद ही खत्म हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। ये भी एक क्राइटेरिया हमने पढ़ा था, है ना, कौन से एक्ट में? सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, कि मैं अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता अपनाती हूँ तो मेरी भारत की नागरिकता खुद ही खत्म हो जाएगी। या फिर मैरिज ए सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री, या क्रिटिसाइजेस, नहीं ये चीज तो नहीं है कि क्रिटिसाइज अगर हम करें ऐसे तो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम क्रिटिसाइज तो कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, पर ये नहीं है कि हम सोवरेनिटी खतरे में डाल रहे हैं, है ना, संप्रभुता को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इसके ऑप्शंस होंगे, तो ये वाला ऑप्शन भी सही है कि कैसे खत्म हो सकती है, रिनाउंस करके, या मैं किसी दूसरे देश की अपना लेती हूँ वैसे, या मैरी करके तो नहीं मिलती है, और क्रिटिसाइज करके भी नहीं। ठीक है, अगला है, भारत का नागरिक बनने के लिए कौन सी शर्त
इसमें सही नहीं है कि नागरिक अगर मुझे बनना हो तो क्या क्या किस किस तरीके से बन सकती हूँ मैं। बर्थ से बन सकती हूँ, अगर मेरा जन्म भारत में हुआ है तो मैं नागरिक अपने आप बन जाती हूँ। डिसेंट मतलब अगर मेरे पिताजी या मेरे दादाजी, अगर मेरे परिवार का कोई भी इंसान भारत में पैदा हुआ है तो मेरे पास जो है, मैं अगर कहीं और देश में भी पैदा हुई हूँ तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं भारत की नागरिकता बन सकती हूँ, नागरिक बन सकती हूँ। नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण, ये तो ऑप्शन ही नहीं था, ये जो हमने पढ़ा था नहीं था ना ऑप्शन, तो ये गलत हो गया। इसका ऑप्शन क्या होगा? नेशनलाइजेशन कोई कंडीशन नहीं दी है, आर्टिकल 5 से 11 में कहीं पे भी ये कंडीशन नहीं दी है कि नेशनलाइजेशन के थ्रू आप बन जाओगे नागरिक। और एक्वायरिंग प्रॉपर्टी, हाँ जी, अगर भारत किसी और प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है तो वो उस प्रॉपर्टी में रहने वाले लोग भी भारत के नागरिक माने जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, which of the following is not a condition for acquiring citizenship of India? सेम, अब इसमें क्या है, डोमिसाइल होगा तो हो सकते हो आप, है ना। प्रॉपर्टी, अगर किसी बाहर के आदमी की यहाँ पे प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी एक कंडीशन हमने नहीं पढ़ी। बाय डिसेंट आप हो सकते हो, ये हमने अभी 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 पढ़ा, अब इससे पिछले क्वेश्चन में। और रजिस्ट्रेशन के थ्रू भी आप कर सकते हो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बाय होल्डिंग अ प्रॉपर्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के किस भाग में हमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान मिलते हैं? तो संविधान के किस भाग में मिलते हैं? देखो ये भाग तो हम कर चुके हैं। पहला भाग, भाग 1 में क्या था? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। और उसमें देखो, भारत किसी भी कंट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? उसका एरिया और उसके बाद उसके लोग। तो भाग पहले में था उसका एरिया, और दूसरे भाग में ही क्या आता है? उसके लोग। और तीसरा भाग जो हम करते हैं उसमें आते हैं हमारे मौलिक अधिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, the category of overseas citizen of India was entered in Citizenship Act through amendment in the year, कौन से साल में जो है इस एक्ट की जो हमने संशोधन किया था कि ओवरसीज सिटीजन, भारत के प्रवासी नागरिक। ओवरसीज सिटीजन क्या होता है कि जो एक तो उनका ओरिजिन जो है, फैमिली का ओरिजिन कहीं ना कहीं भारत होना चाहिए। इसका बहुत पॉपुलर, अगर मैं आपके एक्ट्रेस का एक एग्जांपल दूं, आलिया भट्ट, है ना, उनके जो फादर्स हैं वो यहीं पे इंडियन है ना, लेकिन उनका बर्थ जो है और उनकी जो सिटीजनशिप है वो यूके की है, वो एक ब्रिटिश है, लेकिन वो काम भारत में ही करती है। तो इस तरह के जो लोग जो कहीं और के सिटीजन है लेकिन उनका मूल जो भारत से ही जुड़ा है और वो भारत में व्यवसाय कर रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? प्रॉपर्टीज ले सकते हैं। ऐसे ऐसी चीजें जिसमें लिखी हैं, उन तरह के नागरिकों को हम क्या कहते हैं? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। और ये प्रावधान ऐड किया था 2005 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये चीज भी हम पढ़ चुके हैं पहले। व्हाट आर द वेज थ्रू विच वन कैन लूज इंडियन सिटीजनशिप? कैसे खो सकते हैं हम? रिनाउंस करके, मैं खुद त्याग दूं। टर्मिनेट, टर्मिनेट का मतलब क्या होता है कि मैं किसी और देश की, देखो टर्मिनेट और डेप्रीवेशन में डिफरेंस क्या है? दोनों वर्ड से हमारी लूज हो रही है सिटीजनशिप। तो समापन और हानि, मतलब इसमें क्या है डिफरेंस? टर्मिनेशन होता है जब मैं खुद से किसी और कंट्री का, किसी और देश की नागरिकता अपना रही हूँ तो मेरी खुद ही टर्मिनेट हो जाएगी, उसको बोलेंगे टर्मिनेशन, उसको समापन बोलेंगे। और डेप्रीवेशन में क्या होता है कि मैंने कुछ ऐसा फ्रॉड कर दिया, या मैंने कुछ, मान लो भारत की लड़ाई हो रही है, वॉर हो रहा है किसी के साथ, और मैं उस कंट्री को हेल्प कर रही हूँ, तो इस तरह का काम जिससे मेरे देश को खतरा है, मेरे देश की सोवरेनिटी को खतरा है, तो मेरा देश जो है खुद ही मेरे को हटा देगा, मेरी सिटीजनशिप खारिज कर देगा। तो जब वो खुद से हो जाती है, जब मैं किसी और देश की अपना रही हूँ तो उसको टर्मिनेशन बोलते हैं। और अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं तो देश उसके लिए खुद एक्ट करेगा। यहाँ पे जब मैं अपना रही हूँ उसके लिए कुछ चेंजेस नहीं किए जाएंगे मेरे लिए, वो मेरी खुद ही खत्म हो जाएगी। लेकिन जब देश या सरकार उसके अगेंस्ट कुछ काम करेगी कि इसकी सिटीजनशिप को
हटाओ या खारिज करो उसको बोलते हैं डेप्रीवेशन। तो ये तीनों तरीकों से हमारी सिटीजनशिप जा सकती है, समाप्त हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइडिया ऑफ प्रेम्बल या प्रस्तावना का हमने कहां से लिया है कॉन्सेप्ट? हैज बीन बोरोड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, कौन से संविधान से हमने लिया? तो सबसे पहली कंट्री थी जिसने संविधान में, जिसने अपना संविधान जो है प्रस्तावना या प्रियम्बल से शुरू किया, वो कौन सी कंट्री थी? वो यूएसए थी। और यूएसए से ही भारत ने भी ये आइडिया बोरो किया है। ठीक है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? पॉलिटिकल सिस्टम में इंडिया के सबसे ऊपर किसको मानते हैं हम? क्या वो सुप्रीम कोर्ट होता है कि सुप्रीम कोर्ट को जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया वही मानेंगे, या वो संविधान होता है, या वो कोई धर्म है, या फिर कोई हमारी संसद है? तो इनमें से कौन सा है? आपको भी अभी तक समझ में आ गया होगा कि सबसे ज्यादा सर्वोच्च स्थान हमने किसको दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन को दिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू की बात अगर हम करें, तो ये वाला भी हमने कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया? जुडिशियल रिव्यू क्या होता है कि कई बार अगर सुप्रीम कोर्ट ने मान लो कोई जजमेंट दिया पुरानी, और आज के टाइम पे कुछ बदलाव हो चुके हैं उसमें, तो हम उस पुराने जजमेंट को कुछ चेंज भी कर सकते हैं, या पुराने लॉ को या कानून को कुछ बदलाव भी कर सकते हैं। हो सकता है कुछ गलत था और आज के टाइम पे कुछ मॉडर्नाइजेशन हो गया, तो आज के टाइम से वो चीजें ठीक नहीं है, तो उस चीज को हम वापस से रिव्यू, वापस से उस पर एक नजर मार सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज कहाँ से लिया हमने? ये चीज लिया हमने यूएसए से। कॉन्करेंट लिस्ट, अच्छा, ये भी हमने अनुसूचियों में पढ़ा है कि जब लिस्ट की बात आती है तो कौन से लिस्ट में, मतलब कौन से अनुसूची में जो हमारी लिस्ट दी गई हुई है, कितनी तरह की लिस्ट होती है हमारी? यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट आते हैं या ऐसे प्रोविजन आते हैं जिसमें सिर्फ केंद्र रूल बनाती है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे डिफेंस का हो गया, या फाइनेंसिस का हो गया, या फिर एक्सटर्नल अफेयर्स का हो गया। ठीक है, राज्य में, राज्य की लिस्ट आती है स्टेट लिस्ट, इसमें हो गए जो स्टेट ही देखती है अपनी चीजें, और कॉन्करेंट में आती हैं जिसमें दोनों बनाते हैं, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इसमें कानून बनाते हैं। और अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि राज्य कुछ बात कह रहा है और केंद्र कुछ बात कह रहा है, इसका एक एग्जांपल है एजुकेशन, तो राज्य भी अपने हिसाब से एजुकेशन पे बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है, लेकिन मानी किसकी बात जाएगी? अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो केंद्र की बात मानी जाएगी। तो कॉन्करेंट लिस्ट जो ये वाली लिस्ट है, ये हमने किससे ली? ये हमने ऑस्ट्रेलिया से ली। ठीक है, सब चीजें हम पढ़ चुके हैं पहले। ये वाला मुझे आप बताओगे, बहुत सिंपल है। भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट। एक तो कोई भी टॉपिक होता है पॉलिटी में, उसके दो तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए कि वो कौन से पार्ट में आता है या कौन से भाग में आता है, उसके आर्टिकल्स क्या हैं और उसका स्रोत क्या है। ठीक है, तो बीपीएसपी कौन से भाग में आते हैं? भाग 4 में आते हैं। आर्टिकल्स क्या है इसके? 36 से 51। और स्रोत, स्रोत मुझे आप बताइए, फ्रांस से लिया है, आयरलैंड से लिया, जापान से लिया, या यूएसएसआर से लिया? किससे हमने डीपीएसपी लिया है? ठीक है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से भाग में है? अभी हमने चलो ये लेक्चर्स में की नहीं है, अभी हम मौलिक अधिकार कर रहे हैं जो हमारे तीसरे भाग में आते हैं। उसके बाद हम राज्यों के नीति निर्देश करेंगे जो हमारे चौथे भाग में आते हैं।
और उसके बाद ही फंडामेंटल ड्यूटीज, क्योंकि बाद में ऐड की थी, तो ये आती है पार्ट 4A में। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, पार्ट 4A। प्रियम्बल को, जो प्रस्तावना है, हमने कहाँ से ली है? अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया, ये हमने यूएसए से ली है ना। यूएसए हमारा पहला देश था जिसने अपना संविधान प्रस्तावना से स्टार्ट किया था। तो प्रियम्बल को हमने अभी तक कितनी बार इसका संशोधन किया है, और क्या संशोधन किया था बताइए? प्रियम्बल को हमने 1978 में, 1976 में एक बार जो है संशोधन किया है, और 3 वर्ड्स इसमें ऐड किए थे। कौन कौन से थे वो 3 वर्ड्स? कि भारत हमारा सेक्युलर है, भारत हमारा सोशल है, और इंटीग्रिटी वर्ड ऐड किया था। SSI ऐसे करके याद रख लेना आप इसको, ठीक है। और इसका संशोधन एक ही बार हुआ है आज तक। संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्यायों की बात की है? संविधान के प्रस्तावना में जो प्रियम्बल है, हम जस्टिस की बात करते हैं, तो कितने टाइप्स के जस्टिस होते हैं? 3 टाइप्स के पढ़े थे ना हमने, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। तो सोशल जस्टिस क्या होते हैं? जैसे कास्ट के या जाति के आधार पे आप किसी से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, ये जो हमें मौलिक अधिकार मिला है वो हमें दिलाता है सोशल जस्टिस, है ना। एम्प्लॉयमेंट में हमें अगर कोई पिछड़े जाति का, पिछड़े वर्ग का, उसको रिजर्वेशन मिलती है, उसको एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है, उससे क्या मिलती है हमें? इकोनॉमिक या आर्थिक रूप से जस्टिस, न्याय मिलता है, आर्थिक न्याय। और पॉलिटिकल जस्टिस हमें किससे मिलता है? कि सभी लोगों को, एक आदमी चाहे वो जितना भी अमीर हो या वो जितना भी गरीब हो, उसका एक वोट पक्का है, और हर इंसान को राइट टू वोट मिला है जो भी 18 साल से ऊपर का है ना। तो ये चीज क्या देती है हमें? पॉलिटिकल जस्टिस। तो 3 तरह के जस्टिस की बात हुई है। हाउ मेनी टाइप्स? 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस। ये तो पता नहीं 1000 बार ये क्वेश्चन हजारों हजारों एग्जाम्स में पूछ लिया होगा कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किससे रिलेटेड है। ये हमने लाया था अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में पंचायत को ऐड किया था। और हमारी आखिरी, एक तो हमारी टोटल कितनी है? 12 ही है ना। तो 11वीं अनुसूची में पंचायत की बात की, और इसी के साथ साथ ये कौन सी थी? 73rd अमेंडमेंट थी। और 12वीं अनुसूची थी हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और ये कौन सी अमेंडमेंट थी? 74th। 73rd और 74th जहां पे भी आए तो याद रखना पंचायत और म्युनिसिपैलिटी की बात हो रही है, पंचायत राज की बात हो रही है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। इसमें क्या हमें मैच करनी है, कौन सी चीज हमने कहां से लिया है, कौन सा आइडिया हमने कहां से लिया है। ये हम भारत के स्रोत, जो हमारा लेक्चर था उसमें हम अच्छे से कर चुके हैं। तो रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब था, ये मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा भी चुकी हूँ कि कानून के सामने सभी बराबर हैं। तो रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया है? रूल ऑफ लॉ तो एक, क्या पढ़ा था हमने इसमें? ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट दिया किसने है? कॉन्सेप्ट दिया है A.V. डाइसी ने, जो कि एक ब्रिटिश मैजिस्ट्रेट थे। तो ये लिया है हमने ब्रिटेन से, रूल ऑफ लॉ, या इंग्लैंड से, ठीक है। यहाँ इसके सामने ए लिख देती हूँ। ए का 2 है, ए का 2 कहाँ पे दिया? यहाँ पे दिया, ठीक है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश पहले ये हम पढ़ चुके हैं, ये हमने जापान से लिया है। तो बी का 3,
एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। बी का 3, रूल ऑफ लॉ लिया हमने इंग्लैंड से, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ लिया हमने जापान से, रिजर्विंग बिल बाय गवर्नर फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, कि गवर्नर कोई भी बिल प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन की, प्रेसिडेंट उसको एक बार देख ले, वो बचा के रखता है। तो ये क्या बताता है हमें, एक कि सेंटर के पास ज्यादा पावर है ना, रेजिडुअरी पावर ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ऑल्दो हमारे सब्जेक्ट्स जो है डिवाइडेड है कि ये चीज राज्य देखेगा, ये चीज केंद्र देखेगा, ये चीज डिवाइडेड है, लेकिन फिर भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है कि गवर्नर को कोई दिक्कत हो राष्ट्रपति से पूछ सकता है। ये चीज हमने कहां से लिया है, स्ट्रॉन्ग सेंटर वाली कनाडा से। और कॉन्करेंट लिस्ट ये हमने अभी 2 क्वेश्चन पहले किया, ये हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बन जाता है, डी। ये देख लिया हमने, ये चीज यहाँ पे इसकी गलत थी, तो ये वाला गलत हो जाएगा। एलिमिनेट करके भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ आपके क्वेश्चन आज के कंप्लीट हो जाते हैं। इसके नेक्स्ट हम मौलिक अधिकार करेंगे, फिर उसके क्वेश्चन रिवाइज करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ये रिवाइज करते रहना।